नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कार्यपालिका और कार्यपालिका किस प्रकार से प्रशासन के ऊपर नियंत्रण रखती है, उसकी चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। कल हमने बात की थी विधायिका के नियंत्रण की, किस प्रकार से विधायिका प्रशासन के ऊपर नियंत्रण रखती है, क्या नियम बनाती है, किस तरह से विधेयक बनाती है, कैसे अधिनियम बनाती है, कैसे नियम बनाती है और उसके हिसाब से लोक प्रशासन को चलना पड़ता है, उसके हिसाब से लोक प्रशासन को कार्य करना पड़ता है। बिना नियम के, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी नियम के, बिना किसी अधिनियम के, विधेयक के प्रशासन कोई भी काम नहीं कर सकती है। उसे यदि प्रशासन में कार्य करना है तो नियम के अनुरूप ही कार्य करना है। तो विधायिका क्या करती है, केवल और केवल विधेयक बनाती हैं, विधियां बनाती हैं, कानून बनाती हैं, नीति बनाती हैं, जिनके अनुरूप लोक प्रशासन कार्य करता है, कार्य करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो आज हम बात वही करेंगे जो कल हमने की थी। कल हमने कई सारे प्रस्ताव भी पढ़े थे, सीएजी के बारे में पढ़ा था, कैग के बारे में पढ़ा था, लोक लेखा समितियां जो थी, हमने कल 2 समितियों के बारे में चर्चा की थी, उसके बारे में हमने पढ़ा था, है ना। तो सारा कुछ डिटेल हमने विधायिका के अंतर्गत जितना भी कुछ आता है और जो भी इम्पोर्टेंट था कल हमने डिस्कस कर लिया था। आज भी वही चीज़ें रहेंगी, क्योंकि मेन कौन है, मेन सोर्स कौन है, नियम बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, विधायिका रिस्पॉन्सिबल है। तो विधायिका के माध्यम से ही क्या होगा, यहाँ पे कंट्रोल होगा। कल हमने एक सेंटेंस पढ़ा था कई जगहों पे कि जो विधायिका होती है वो कार्यपालिका के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। तो जो कार्यपालिका है किसके माध्यम से नियंत्रण रखती है, प्रशासन पर, कार्यपालिका के माध्यम से। क्योंकि जो विधायिका है वो केवल और केवल नियम बनाती है, नीतियां लाती है, विधेयक लाती है, और लागू कौन करवाता है, कार्यपालिका। कार्यपालिका को विधेयक कहती है कि भाई हमने नीति बना दिए, नियम बना दिए, लोक प्रशासन में लोक सेवकों के कार्य करने के सेवा नियम बना दिए। अब आपका काम है कि आप उससे काम करवाइए नियम के अनुसार, उसको वो प्रशासन करे नियम के अनुसार। कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है, भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कार्य के प्रति उत्तरदायी होता है, कार्य करवाने के लिए, कार्य करने के लिए उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका में सबसे प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, सबसे प्रमुख प्रधानमंत्री जी होते हैं। फिर उनके अंतर्गत कई मंत्रिपरिषद आते हैं। मंत्रिपरिषद क्या करते हैं, मंत्रिपरिषद में कई मंत्रालय होते हैं, कई मंत्री होते हैं जो कई विभागों को का गठन करते हैं, कई विभागों का गठन करते हैं। मंत्रालय के अंतर्गत कई विभाग आते हैं। जैसे हम शिक्षा की ही बात कर रहे हैं, हमारा जो ये टॉपिक है वो शिक्षा से संबंधित है, तो हम शिक्षा मंत्रालय को ही ले लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय के सबसे प्रमुख कौन होंगे, शिक्षा मंत्री होंगे। तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो विभाग होंगे वो शिक्षा विभाग होगा, है ना। स्कूल एजुकेशन होगा, चाहे वो हायर एजुकेशन होगा, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा। तो उसके अंडर जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसके अंडर शिक्षा विभाग के अंडर जितने भी कर्मचारी हों वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो ये है सारी व्यवस्थाएं। तो चलिए पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं, पॉइंट्स की बात करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, विधायिका कार्यपालिका के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। सीधी बात है, कल भी हमने इसकी बात की थी। जो विधायिका है वो नियम बनाती है, कार्यपालिका नियम को लागू करवाती है, कार्यपालिका नियम को लागू करवाती है, उस हिसाब से विभाग को काम करने के लिए सजेस्ट करती है ना। तो ये सेंटेंस ये कहता है, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका के द्वारा बनाए गए नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका के द्वारा जो नीति बनाए गए हैं, नीतियां बनाई गई हैं, कानून बनाए गए हैं, उसको लागू करवाने के लिए जिम्मेदार है। कौन, कार्यपालिका। कौन नीति बनाएगा, विधायिका नीति बनाएगा। लागू कौन करवाएगा, कार्यपालिका। तो ये रही कार्यपालिका की बात। अब थोड़ी सी कार्यपालिका की संरचना देख लेते हैं कैसी है।
कार्यपालिका में जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, है ना। प्रधानमंत्री किसके अंडर में काम करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के सलाह परामर्श से वो सारा काम करते हैं, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो बजट की बात हो, कोई भी जो बात होगी वो राष्ट्रपति के विधायिका से सलाह परामर्श और विधायिका के नीति के अनुसार प्रधानमंत्री काम करेंगे। मंत्री परिषद होते हैं, प्रधानमंत्री प्रमुख होता है कार्यपालिका का, और मंत्री परिषद में 2 पद बनाए जाते हैं। 2 पद होते हैं, एक अस्थायी पद होता है जो टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी कौन सा पद होगा? मंत्रियों का पद होगा। मंत्रालय में जो मंत्री रखे जाते हैं, चुने जाते हैं, है ना, तो बिठाए जाते हैं, उनका जो पद होगा वो अस्थायी होगा। स्थायी पद जो हमारा प्रशासनिक पद है, जिनके अंतर्गत लोक सेवक काम करते हैं, जो कई सारे विभाग होते हैं। मंत्रालय के अंतर्गत कई सारे विभाग होते हैं, और उस विभाग में कौन बिठाए जाते हैं? लोक सेवक, है ना। विभाग के अंदर में लोक सेवक को बिठाए जाते हैं। इन्हीं लोक सेवकों के ऊपर कंट्रोल करने की बात कही गई है। तो ये हुए 2 पद। स्थायी पद जब तक ये रिटायर नहीं होंगे, 62, 65 जितना भी होगा, तब तक ये काम करते रहेंगे। तो ये हुई कार्यपालिका के संरचना की बात करते हैं अगले पॉइंट की। प्रशासन को जनहित में कार्य करने के लिए कार्यपालिका दबाव बनाए रहती है। भाई, जो आप कहने का मतलब ये है कि ये जो स्थायी पद है, ये किसके अंडर में काम करता है? जो अस्थायी पद है, जो मंत्री है, मंत्रालय है, उसके अंडर में जो प्रशासनिक पद होता है, लोक सेवक होते हैं, प्रशासन होते हैं, वो काम करते हैं, है ना। इनका दबाव हमेशा बना रहता है, और इनके ऊपर किनका दबाव बना रहता है? कार्यपालिका के प्रमुख का, प्रधानमंत्री का, और कार्यपालिका के ऊपर किसका दबाव बना रहता है? विधायिका का, है ना। तो ये क्या रहता है कि आप काम करवाइए, सही ढंग से काम करवाइए, नियम के अनुसार काम करवाइए। तो स्थायी पद जो है बिना किसी अनुमति के, बिना किसी नियम के काम नहीं कर सकता। उसे नियम के अनुसार ही सेवा देना होगा, जनता को जनहित के लिए काम करना पड़ेगा, है ना। तो ये बात हुई कार्यपालिका की। बात करते हैं अगले पॉइंट की। कुछ पॉइंट्स हैं, है ना, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से हम कार्यपालिका के कार्य की बात करेंगे। कार्यपालिका किस प्रकार से नियंत्रण रखती है प्रशासन पर, उसकी चर्चा हम करेंगे, है ना। तो पहला जो पॉइंट है, नीति निर्माण द्वारा नियंत्रण। किस प्रकार से नियंत्रण रखेगी कार्यपालिका प्रशासन पर? नीति का निर्माण करके नियंत्रण रखेगी कार्यपालिका प्रशासन पर। तो कौन कौन से नीतियां बनाएंगी? नीतियां तो कौन बनाएगा? विधायिका कहाँ देगा? कार्यपालिका को सौंपेगा और कहेगा कि आप अपने विभाग और मंत्रालय को उसके अनुसार काम करने के लिए कहिए। क्या कहता है पॉइंट, देख लेते हैं। मुख्य कार्यपालिका ही मुख्य प्रशासक होती है। जो कार्यपालिका होती है वो मुख्य प्रशासक होती है। भाई, विधेयक बना देना ये प्रशासन नहीं है। आप नियम बना दिए, अब लागू करवाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, सबसे बड़ा प्रशासन का कार्य होता है कि भाई जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि आप लागू करवाइए, और लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? कार्यपालिका की होगी। नीति निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाई, नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोक सेवक कार्यपालिका के द्वारा लागू नीति के अनुसार ही काम करते हैं। विधायिका ने नीति को लागू किया, विधायिका ने नीति को बनाया और कार्यपालिका ने लागू करवाया। उसी के अनुसार लोक सेवक जो है वो काम करेंगे, है ना। उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप अपनी सेवा देंगे, उसी के अनुसार अपना काम करेंगे, अपने विवेक से काम लेंगे। जो भी उनके नियम होंगे उसके अनुसार उनको चलना होगा। क्या है? एक मंत्रालय है, मान लीजिए शिक्षा मंत्रालय का जो प्रमुख होगा वो मंत्री होगा। अब मंत्री के अंतर्गत कई विभाग होंगे, मंत्री के अंडर में कई विभाग होते हैं। शिक्षा विभाग होगा, स्कूल शिक्षा विभाग होगा, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा। तो इनमें जितने भी लोग सेवक नियुक्त किए जाएंगे, उन्हें उस सेवा नियम के अनुसार, उस नीति के हिसाब से ही काम करना होगा, है ना। नहीं तो उनको दंडित किया जाएगा, नहीं तो उनको पद से हटा दिया जाएगा। भाई, उन्हें बोला गया है कि आप प्रोफेसर बन के आप कॉलेज में पढ़ाइए, है ना।
आप प्रोफेसर बन के कॉलेज में पढ़ाइए तो प्रोफेसर के साथ साथ ऑपरेटर का या कोई अन्य काम नहीं करने लगेगा, है ना। तो ये बात होती है नियम की। लोक सेवक कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भाई वो डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? कार्यपालिका के प्रति। कौन? लोक सेवक। विभागीय अधिकारी प्रत्यक्षतः और पूर्णतः मंत्री और प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो विभाग के अधिकारी होते हैं, विभाग किसके अंतर्गत आता है? मंत्रालय के अंतर्गत। तो जो अधिकारी होते हैं वो डायरेक्टली मंत्री और प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी। भाई उनको वो किसके प्रति जवाबदेही है? मंत्री और प्रधानमंत्री के प्रति, क्योंकि उनको जवाब देना होगा। यदि वो कोई काम कर रहे हैं या सही काम कर रहे हैं या अनुचित काम कर रहे हैं तो भाई उनको एक डर होगा। किसका डर होगा? अपने मुख्य का, अपने प्रमुख का। तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्री और प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं विभागीय अधिकारी। यदि वो ऐसा काम नहीं करते हैं, यदि कोई औचित्यहीन काम करते हैं तो उनकी शिकायत होगी, उनकी जांच होगी। जांच में पाया गया कि ये गलत हैं, गलत साबित हुए तो इनको पद से हटा दिया जाएगा। तो ये हुई नीति निर्माण द्वारा नियंत्रण की बात करते हैं अगले पॉइंट की। नियुक्ति तथा निष्कासन के द्वारा नियंत्रण, है ना। हटा दिया जाएगा। यदि आप अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हटा दिया जाएगा। पद में लाने की बात कही गई है, पद में हटाने की बात कही गई है। इसके माध्यम से कैसे नियंत्रण रखेगी कार्यपालिका, इसकी चर्चा करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रभावी साधन। भाई सबको किसका डर रहता है कि भाई हमको यदि अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हमको हटा दिया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, है ना। तो इसका डर रहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी साधन यही होता है, नियुक्ति तथा निष्कासन के द्वारा नियंत्रण का। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता है। भाई मंत्रालय है, जैसे शिक्षा मंत्रालय है तो सबसे प्रमुख कौन होगा? शिक्षा मंत्री होंगे सबसे प्रमुख शिक्षा मंत्रालय के। तो ये जो विभाग होता है, जो शिक्षा विभाग होगा तो उसमें सबसे प्रमुख कौन होंगे? मंत्री होंगे। तो ये इजी बात है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? और जो मंत्री हैं अपने सचिव और विभाग के अध्यक्ष का चुनाव खुद करते हैं। तो जो उनका डिपार्टमेंट का जो अध्यक्ष होगा, है ना, उन्हें वो खुद चुनते हैं। मंत्री जो होंगे वो खुद चुनाव करते हैं, है ना। कोई नियम बनाया गया होगा, नियम के अनुसार सचिव और जो अध्यक्ष हैं उनको मंत्री खुद चुनते हैं कि हमारे यहाँ सचिव ये होंगे, हम डिसाइड करेंगे, विभाग के अध्यक्ष ये होंगे। लोक सेवकों की जो भर्ती है वो पीएससी के द्वारा होती है। लोक सेवा संघ जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, यूपीएससी के माध्यम से होती है। राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है। तो लोक सेवकों की भर्ती इनके द्वारा संपन्न कराई जाती है। भर्ती के जो नियम होंगे, योग्यता होंगे, जो और होंगे वो कार्यपालिका द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जो भर्ती के नियम होंगे, मतलब भाई नियुक्ति किसने की? भर्ती किसने करवाई? यूपीएससी ने, आयोग ने करवाई। लेकिन जो नियम होंगे, भर्ती के नियम होंगे, सेवा देने के जो नियम होंगे, क्वालिफिकेशन क्या होगी, एलिजिबिलिटी, ये कौन निर्धारित करेगा? ये कार्यपालिका निर्धारित करेगी। राज्य में मुख्यमंत्री निर्धारित करेंगे, है ना। मुख्यमंत्री ही भर्ती प्रक्रिया जो भर्ती होगी वो मुख्यमंत्री ही लाएंगे, है ना। केवल और केवल भर्ती कराने की जो प्रक्रिया है वो आयोग करेगा, है ना। भर्ती निकालने की प्रक्रिया कौन करेगा? मुख्यमंत्री। कार्यपालिका करेगी, राज्य केंद्र में प्रधानमंत्री जी करेंगे, है ना। तो वो विज्ञापन सौंपेंगे, है ना। और डिपार्टमेंट क्या करेगा? आयोग क्या करेगा? भर्ती प्रक्रिया करवाएगा। भर्तियां निकालेगा कौन? कार्यपालिका। नियम कौन बनाएगा भर्ती के? कार्यपालिका। योग्यता कौन निर्धारित करेगा? कार्यपालिका। तो ये क्लियर हो जाता है ना। भर्ती प्रक्रिया संपन्न कौन कराएगा? यूपीएससी, पीएससी, है ना, ये सारे करवाएंगे। कार्यपालिका को लोक सेवकों को निष्कासित करने का भी अधिकार है। भाई करवा कौन रहा है? कार्यपालिका करवा रही है। भर्ती कौन करवा रही है? निकाल कौन रही है? कार्यपालिका। और
तो उन्हें हटाने का भी काम किसका होगा? कार्यपालिका का ही होगा। मुख्यमंत्री के द्वारा ही उनको हटाया जाएगा, है ना। मुख्यमंत्री के द्वारा ही उनको सस्पेंड करवाया जाएगा, किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, राज्य में राज्यपाल करेंगे और केंद्र में राष्ट्रपति जी करेंगे, है ना। हटाने का, पद से मुक्त करने का काम राष्ट्रपति और राज्यपाल जी को होता है। जो लोक सेवा आयोग के द्वारा बिठाए गए हैं भर्ती करवा के, तो उनको निकालने का, हटाने का जो काम होता है वो किसका होता है? राज्यपाल और राष्ट्रपति जी का होता है। अनुच्छेद 310 में ये बात कही गई है कि लोक सेवक संघ में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति और पदमुक्त होते हैं। उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य में राज्यपाल, संघ में राष्ट्रपति। और पद से मुक्त कौन करेगा? उनको हटाएगा कौन? राष्ट्रपति और राज्यपाल। राज्य में जो होंगे तो राज्यपाल और केंद्र में जो होंगे तो राष्ट्रपति। पदमुक्त की हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, किस माध्यम से नियंत्रण किया जाता है? बजटीय नियंत्रण, है ना। भारत में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सर्वोच्च कार्मिक एजेंसी है ना। काम करने की सबसे बड़ी एजेंसी भारत में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तीसरा जो नियंत्रण होगा वो बजट के माध्यम से नियंत्रण होगा, है ना। बजट के माध्यम से, तो बजट का नियंत्रण हमने पढ़ लिया था विधायिका में, वही है कि जो प्रत्येक विभाग को बजट कौन आवंटित करेगा, बजट के लिए नियम कौन लाएगा? विधेयक लाएगा, है ना। विधायिका लाएगी। और बजट जो है क्या कहते हैं, फिर किसको देगी? वो कार्यपालिका को देगी। कार्यपालिका अपने विभाग को देगी। विभाग जो है तो उसी बजट के अनुसार अपना काम करेंगे। प्रत्येक विभाग अपनी वित्तीय आवश्यकता के लिए कार्यपालिका पर निर्भर होते हैं, क्योंकि जो विभाग है वो कार्यपालिका का हिस्सा है, तो कार्यपालिका पर निर्भर होते हैं। कार्यपालिका ही बजट तैयार करती है। भाई नियम ला दिया विधायिका ने कि आप क्या कहते हैं, बजट का भी प्रस्ताव, आपने बजट का भी प्रस्ताव संसद के द्वारा लाया गया, है ना, संसद में लाया गया। उसके हिसाब से कार्यपालिका को बजट आवंटित किया गया। अब का जो कार्यपालिका है वह आवंटित धनराशि के अंदर ही अधिकारी को अपने कार्य का संचालन करने के लिए कहेगी। कार्यपालिका ने क्या किया? बजट जो है वो ले लिया, है ना। बजट किसके? विधायिका के द्वारा। विधायिका ने कुछ विधेयक बनाए, उसके हिसाब से कार्यपालिका ने बजट को ले लिया। अब ये जो बजट होगा वो अपने मंत्रालय और विभागों को देगी, और उसी धनराशि के अंदर जितना उसने बजट तय किया है कार्यपालिका ने, उसी के अनुसार विभाग और मंत्रालय को काम करना पड़ेगा, है ना। यदि उससे बाहर गए तो उनके ऊपर जांच कमेटी बिठाई जाएगी। भाई जो लोक लेखा समिति है, लेखा परीक्षण क्यों किया जाता है? इसी वजह से कि आप जो आय व्यय है वो क्या है, बजट के बाहर ना करें, है ना। बजट के बाहर ना करें, बजट के अनुसार ही करें, है ना। उनके द्वारा किए गए आय व्यय का हिसाब रखा जाता है, किसके द्वारा? लेखा परीक्षण के द्वारा और कैग के द्वारा, CAG के द्वारा। तो ये बात हुई बजटीय नियंत्रण की। बात करते हैं प्रदत्त विधायन द्वारा नियंत्रण। एक विधायन नियंत्रण होगा, वो प्रदत्त विधायन द्वारा नियंत्रण किया जाएगा कार्यपालिका के माध्यम से। तो प्रदत्त विधायन क्या है, देख लेते हैं। विधायिका के कार्यों में वृद्धि होने से कई विषयों में विधि निर्माण की शक्ति कार्यपालिका को सौंप दी जाती। भाई विधायक ने कहा कि जो मेरा कार्य क्षेत्र है बहुत बड़ा है, मैंने कई सारे नियम बनाए, कई सारे अधिनियम बनाए, विधेयक बनाए, कुछ मामलों में कार्यपालिका भी विधि का निर्माण कर सकती है। तो ये शक्ति किसने प्रदान कर दी विधायिका को, कार्यपालिका को? विधायिका ने कहा कि आप कुछ मामलों में विधि का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो विधि का निर्माण है ना, विधि का निर्माण है, और विधि के निर्माण करने की जो शक्ति है वो कार्यपालिका को सौंप दी गई है। इसी को प्रदत्त विधायन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रदत्त विधायन। तो इसमें कार्य कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से कार्य कार्यपालिका को सौंप दिए गए हैं? विभागों के संगठन की, कि भाई विभाग में कितने सदस्य होंगे, कितने अध्यक्ष होंगे। तो ये काम किसको सौंप दिया गया है? कार्यपालिका को, कि आप ही डिसाइड करिए कि विभाग में, डिपार्टमेंट में कितने अध्यक्ष होने चाहिए, क्योंकि जो विभाग है वो किसका हिस्सा है? कार्यपालिका का ही हिस्सा है। अधिकारियों की नियुक्ति, अधिकारी भी किसके हिस्से हैं, किसके अंग हैं, किसके प्रमुख अंग हैं? कार्यपालिका के। तो अधिकारी की नियुक्ति, अधिकारी के निष्कासन,
रेगुलेशन की बात हो गई है ना, सेवा शर्तें कि आप सेवा के नियम बनाइए, सेवा के नियम जो सेवा में सेवा दे रहे हैं जो लोक सेवक, तो उनके लिए भी शर्तें बनाइए, नियम बनाइए हैं। और उनके अधिकार क्षेत्र की, उनका अधिकार क्षेत्र, उनका जो एरिया होगा वो कहाँ तक का होगा, अधिकार कहाँ तक के होंगे, है ना, किस किस मामलों में वो काम कर सकेंगे, एक लोक सेवक का अधिकार क्या होगा, ये कार्यपालिका द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है प्रदत्त विधायन, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। पांचवा जो नियंत्रण की बात है वो लोक सेवा की आचार संहिता के माध्यम से नियंत्रण की बात कही गई है। करते हैं अगले पॉइंट की, पांचवें पॉइंट की, लोक सेवा की आचार संहिता। जो आचार संहिता होती है वो लोक सेवकों के लिए बनाई जाती है, नियम बनाए जाते हैं, किसके द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा। तो इसके माध्यम से, आचार संहिता के माध्यम से कार्यपालिका लोक सेवकों पर नियंत्रण रखती है। कार्यपालिका लोक सेवकों के आचरण नियम समय समय पर तय करती रहती है, किस प्रकार से एक लोक सेवक का आचरण होना चाहिए, है ना, उसके लिए नियम बनाती है ना। आचरण नियम जो होती है, आचार संहिता के जो नियम होते हैं, आप जब अपॉइंट होंगे किसी पद में तो क्या होगा, आपको एक बकायदा जो नियम की सूची दी जाएगी, आप उस नियम के अनुसार ही काम करेंगे। कि एक लोक सेवक, सबसे पहले तो एक जो लोक सेवक होता है, एक लोक सेवक 24 घंटे सेवा में रहता है, 24 घंटे लोक सेवक रहता है, 24 घंटे लोक सेवक रहता है। मतलब ये है कि आप यदि काम करने के बाद घर में वापस आ गए हैं तो घर में भी आप एक लोक सेवक की ही तरह रहेंगे। आप कहीं मार्केट में जाते हैं, सार्वजनिक स्थल पे जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप एक लोक सेवक की तरह ही आपका आचरण होना चाहिए। आप आचरण से बाहर जाकर काम नहीं करेंगे कि किसी से गाली गलौज हो, किसी से मार पिटाई हो, है ना। तो यदि उसकी जांच हुई, यदि आप गलत पाए गए तो फिर आपको पद से हटा दिया जाएगा, है ना। कि एक लोक सेवक का ऐसा आचरण व्यवहार तो नहीं होना चाहिए, है ना। उसको इस पद में बिठाया गया है, जनता की सेवा के लिए बिठाया गया, तो वो इंस्टीट्यूट में, संस्थान में तो सही से काम कर, लेकिन बाहर उसका कार्य व्यवहार आचरण सही नहीं है। तो नियम बनाए जाते हैं, है ना। आप एक लोक सेवकों को क्या होता है, लिखा जाता है नियम में, आचरण नियम में, आचार संहिता के नियम में, कि 2 शादी नहीं कर सकते, एक बीवी की होने के बाद दूसरी शादी नहीं कर सकते होने, मतलब एक बीवी जब हो तो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, आप दहेज नहीं ले सकते हैं, आप अपनी जो आपको पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी मिली है, तो मतलब जो आपको गाड़ी मिली है संस्थान के लिए, तो आप क्या करते हैं, उसका पर्सनल यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारी कुछ नियम होते हैं, आप वो नियम देख सकते हैं। मैंने कुछ नियम एग्जाम्पल के तौर पे बता दिए हैं, इनका पालन करना अनिवार्य होता है ना। आचरण नियम होते हैं, देखिए, अखिल भारतीय आचरण नियम, अखिल भारतीय सेवा नियम। अखिल भारतीय में जो सेवा करते हैं जो लोक सेवक, उनके लिए आचरण नियम होता है, और वो 1954 में लाया गया था। इसके अंतर्गत एक अखिल भारतीय सेवक को काम करना पड़ेगा। जो केंद्र में जो लोक सेवक हैं, उनके लिए भी एक आचरण नियमावली बनाई गई है, 1955 में बनाई गई, तो उसके अंतर्गत ही उनको काम करना पड़ेगा, एक केंद्रीय लोक सेवक को, जो केंद्र में लोक सेवक की तरह सेवाएं दे रहा है। रेलवे सेवा आचरण नियम 1956 में आई थी। इसके तहत जो रेलवे में सेवा दे रहे हैं, रेल विभाग में, है ना, रेलवे में सेवा दे रहे हैं, उनको इस आचरण नियम के अनुसार काम करना पड़ेगा। बात करते हैं अगले नियंत्रण की, जनमत से अपील। जनमत से अपील कैसे, प्रशासन पर नियंत्रण हेतु कार्यपालिका जनता की राय का इस्तेमाल भी कर सकती है। यदि कार्यपालिका कहीं पर डिसीजन नहीं ले पा रही है तो जनता की राय लेकर, है ना, जनता की राय लेकर प्रशासन पर नियंत्रण कर सकती है। जनता से राय मांगे कि भाई आपके साथ ऐसा हुआ है, गलत व्यवहार हुआ है, अब प्रशासन का जो भी होगा जिम्मेदारी होगी, क्या करना है इनके साथ, क्या नहीं करना है, तो ये जनता से राय मांगकर किया जा सकता है। स्टाफ अभिकरण द्वारा, है ना, प्रशासन सुधार विभाग, कुछ स्टाफ बनाए जाते हैं, कुछ विभाग बनाए जाते हैं जिनके सलाह परामर्श के द्वारा भी नियंत्रण किया जाता है
है ना, कार्यपालिका के द्वारा। प्रशासन सुधार विभाग हो गया, मतलब प्रशासन के लिए सुधार विभाग बनाए गए हैं, तो उनसे पूछताछ करके उनसे सलाह परामर्श लेके कार्यपालिका नियंत्रण रख सकती है। योजना आयोग से सलाह परामर्श लेके कार्यपालिका नियंत्रण रख सकती है। मंत्रिमंडलीय सचिवालय होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय होता है, कुछ महत्वपूर्ण स्टाफ होते हैं जिनके माध्यम से जो कार्यपालिका होती है वो नियंत्रण रखती है। वो क्या करती है, इनसे सलाह परामर्श लेती है, कार्यपालिका सलाह परामर्श लेती है और उसी के अनुसार प्रशासन पर नियंत्रण रखती है ना। ये हुई 8वां पॉइंट है, और ये जो हमारा पॉइंट है ये लास्ट पॉइंट है, कर्मचारी निरीक्षण एकक। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, और क्यों हुई थी कि जो प्रशासन है वो अपना कार्य कुशलता पूर्वक करे, इस वजह से इसी उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया था। तो ये रहे 8 पॉइंट और कार्यपालिका के द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण रखने की बात, है ना। तो ये जो पॉइंट है पूरे खत्म हुए, और ये जो टॉपिक है कार्यपालिका का प्रशासन के ऊपर नियंत्रण, ये भी खत्म हुआ। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई, लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। और कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जो होगा हमारा न्यायपालिका के माध्यम से किस प्रकार प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो, आपको हमारे कंटेंट अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिल सके और आगे हम आपके लिए वीडियो लगातार बनाते रहें। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।